मेरे जीते जी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना है मुझे, तो क्या उनको ये बात मालूम है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन जब मिलेगा तब मिलेगा? संविधान तय करेगा, कानून तय करेगा, संसद तय करेगी। लेकिन जिस चीज को आप तय कर सकते हैं, अपनी सरकार में तय कर सकते हैं कि थाली सस्ती हो, अफोर्डेबल हो, लोग खाना खा सकें, असमानता कम हो सके, उसको तो आप कर नहीं पा रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में नाम आता है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, ठीक है, मेरा नाम नहीं आता, आपका नाम नहीं आता, 140 करोड़ जनसंख्या का नाम नहीं आता। इसलिए उस जनसंख्या के बहाने प्रधानमंत्री बच के नहीं भाग सकते। उनको नेतृत्व करने का मौका मिला है। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सही समय पर सही बात बोलें और एक सही संदेश दें। अगर वो सही संदेश देने में कामयाब रहते तो कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने योजनाएं अच्छी चलाई। योजनाएं अच्छी चलाना एक आर्थिक मुद्दा है। डे टू डे लाइफ में हम आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो मुसलमानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। उसका क्या होगा? स्ट्रीट वेंडर एक्ट लाने का मतलब यह था कि स्ट्रीट वेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। रिकॉग्नाइज करने का मतलब यह है कि उनका अवैध तरीके से शोषण नहीं होगा, ना पुलिस कर सकेगी ना प्रशासन कर सकेगा। लेकिन जब आप शिकायत निवारण प्रणाली ही नहीं बनाते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम ही नहीं बनाते हैं, तो उनका जो शोषण है वो तो अवश्यंभावी है, होकर ही रहेगा। समाज को, जो राजनीतिक नेता समाज को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमारे समाज में ये कैंसर फैला हुआ है कि हमें ये प्रॉब्लम, हमको सिखाया गया है बचपन से कि अरे यार मुस्लिम के घर मत खाना खाओ, हरिजनों के घर खाना मत खाओ, ये हमसे नीचे है। राइट और रॉन्ग? इवन आप ब्राह्मणों को देखो कुणाल, जो सारस्वत ब्राह्मण हैं वो शादी करेंगे खाली अपने लेवल के ब्राह्मणों में। राइट और रॉन्ग? जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है वो यूपी के ब्राह्मण्स को ब्राह्मण ही नहीं मानते हैं। राइट? आयंगर ब्राह्मण्स को लगता है हमारा जो स्टेचर है वो हर आदमी से 10 इंच ऊपर है। भारत के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में एक बयान दिया और आप ताज्जुब मानेंगे, वो बयान सुनकर के शर्म आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कायदा तो ये कहता है कि जब भारत आजाद हुआ उसके अगले दिन ही मंदिर निर्माण पर फैसला ले लेना चाहिए। अब आप सोचिए, तो कुणाल इससे आपको पता चलता है, हाँ, उसका रीजन इससे आपको पता चलता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की प्राथमिकता क्या है। जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, ये एक तरीके से गला घोटू एग्जाम बन गए बच्चों के। क्या ये एग्जाम हम बच्चों की जिंदगी को तबाह नहीं कर रहे हैं? आप सोच के देखिए, जो 12th क्लास का सिलेबस है, कुरिकुलम है, उसको फ्रेम करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, किताबें बनाता है एनसीईआरटी, बट उनमें से सवाल तो आ नहीं रहे। सवाल ऐसे आते हैं कि जो टीचर्स पढ़ा ही नहीं रहे स्कूल में, सब एकदम लेवल बहुत ऊपर का आता है। बहुत टफ एग्जाम पूछे जाते हैं जेईई एडवांस के अंदर। वो कहते हैं, आईआईटी वाले कहते हैं हम अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करेंगे, बट क्या इस स्टैंडर्ड से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो स्कूल के अंदर? वेलकम बैक अश्विनी ऑन आज का अखबार। यस, वी आर मीटिंग आफ्टर अ गैप ऑफ 3 days, राइट कुणाल? बिल्कुल। बट कुणाल, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज कौन सी डेट है? आज 1 मई है। 1 मई, लेबर डे। यानी कि आज हमको कार्ल मार्क्स को याद करना चाहिए। राइट? ठीक है, वो व्यक्ति जिसने दुनिया के सारे लेबरर्स को इकट्ठा करके कहा कि दुनिया के सारे मजदूर इकट्ठे हो जाओ। और आज कहीं ना कहीं कुणाल, अगर आज के संदर्भ में हम इस बात को करेंगे, आज जो डिस्कशन हो रहा है इनहेरेंट टैक्स को लेकर, आजकल ये न्यूज में बना हुआ है और हम अपने ड्यूरिंग अवर डिस्कशन हम इस टॉपिक को भी लेकर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे जहन में जरूर आनी चाहिए कि मार्क्स कहीं ना कहीं आज भी रेलिवेंट लग रहा है इस इनइक्वल सोसाइटी में। कि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब अपनी रिपोर्ट निकालती है और ये कहती है कि भारत में इनइक्वालिटी का जो लेवल है वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा हो गया है। जो डिफरेंस है अमीर और गरीब में, वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है, मार्क्स आज रिलेवेंट हो जाता है। और आज 1 मई है, तो हमारी शुभकामनाएं हिंदुस्तान के, दुनिया के सारे मजदूरों को, का जो लोग वर्कर है, हम भी एक तरीके से मजदूरी हैं। राइट? हम थोड़ा मॉडर्न मजदूर हो गए। तो मेरी शुभकामनाएं सारे हमारे श्रोताओं को जो सुन रहे हैं 1 मई वाले दिन। राइट? पर आप सोचिए कि पैराडॉक्स क्या है। मुझे लगता है अगर मार्क्स सामने होता मेरे आपकी जगह तो शुभकामनाएं नहीं देता, क्योंकि वो ये सोचता था कि जो कुछ है वो धरातल पर आना चाहिए। शुभकामनाओं से मजदूरों क्या काम चलेगा? आप समझिए, थाली कितनी महंगी हो गई आज के अखबार में देखिए आप। हम शुभकामनाएं देकर उनको क्या करेंगे? द हिंदू में आज मेरे पास है, द हिंदू की रिपोर्ट है ये। मैं हिंदू न्यूज़पेपर खोल रहा हूँ फिलहाल। आपने बहुत ही रेलिवेंट मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही रेलिवेंट है और इससे हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि महंगाई की जो सीमा है वो किस लेवल तक पहुंच रही है। 1 मिनट फिलहाल, 1 मिनट।
ये मैं मैं तब आपको तक आज पढ़ की के बोल हेडलाइन देता हूँ, सुनाऊंगा। कॉस्ट ऑफ मील्स रोज ये बाय न्यूज है 71% इन 5 years। एग्जैक्टली। और जो आय है, जो सैलरी है, वो मात्र 37 बढ़ रही है, 37%। आप सोचिए हम्म। कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। और ये हम उस स्टेट का आंकड़ा दे रहे हैं जो स्टेट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स में चुनी जाती है। महाराष्ट्र का आंकड़ा है ये। मैं किसी बिहार या बिहार या किसी पिछड़ी स्टेट का यूपी आंकड़ा यूपी नहीं दे रहा यूपी हूं। भी, हाँ यूपी भी हाँ, ले यूपी लीजिए, भी यूपी इसी की भी तरह है। हालत खराब है। आप बिल्कुल। सोचिए 71% रेट ऑफ इंक्रीज है थाली के अंदर। और थाली की जब हम बात कर रहे हैं तो उस थाली में हम पकवानों की बात नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर जो है आपकी जौनपुर की इमरती नहीं है, उसके अंदर आपका रसगुल्ला नहीं है, उसके अंदर बंगाल का फेमस मिष्टी दोई नहीं है। हम उस थाली की बात कर रहे हैं जिसमें दाल है, भात है, एक आप समझिए क्या जिसे हम बोलते हैं यूपी की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, आलू की सब्जी को मुझे रोटी नाम, रोटी 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 ले समझ, हाँ लीजिए आप। रोटी है, रोटी आलू की हो गई। सब्जी हो गई। जो एक मिनिमम नीड्स हैं, ये उस थाली की बात हो रही है। तो आज कहीं ना कहीं ये बात रेलिवेंट हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कुणाल, कि यार ये हो क्या रहा है कि इतनी इनइक्वलिटी बढ़ गई है कि एक तरफ भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति, बिगेस्ट इंडस्ट्रिस्ट ऑफ दिस कंट्री, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर देता अपने बेटे की शादी के अंदर, और बिल्कुल। दूसरी तरफ हमारे विदर्भा रीजन के अंदर लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या अजीब, क्या इस देश की की कल्पना करी होगी भगत सिंह जब फांसी पर लटक रहा होगा, जब बिल्कुल नहीं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, महात्मा गांधी हुए, नेहरू हुए, अंबेडकर हुए, जितने भी लोग आप सोच सकते हैं। आपने फोटो भी लगा रखी है पीछे, राइट, दिख भी रहे हैं। हम्म। तो क्या इस देश की कल्पना करी थी हमने यार? क्या हम्म। ये हमने सोचा था कि इतना ये डिफरेंस बढ़ जाएगा? कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जिसके अंदर थॉमस पिक्टी जैसे ग्रेट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी थी द कैपिटल, वो ये बात कह रहे हैं कि भारत में आज इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है, इतनी इनइक्वालिटी तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी वही बात। जितनी इनइक्वालिटी वही आज बात। है। मैं सोचता हूँ कि क्या भारत के नागरिकों को ये बात मालूम है कि जब उनका प्रधानमंत्री कहता है कि मुसलमानों को मेरे जीते जी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना है मुझे, तो क्या उनको ये बात मालूम है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन जब मिलेगा तब मिलेगा, संविधान तय करेगा, कानून तय करेगा, संसद तय करेगी। लेकिन जिस चीज को आप तय कर सकते हैं, अपनी सरकार में तय कर सकते हैं कि थाली सस्ती हो, अफोर्डेबल हो, लोग खाना खा सकें, असमानता कम हो सके, उसको तो आप कर नहीं पा रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने बात कही। जो सरकार अपनी पॉलिसीज के द्वारा चेंज क्रिएट कर सकती है, बिल्कुल। आज इन्फ्लेशन, महंगाई की कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज महंगाई पर, अब सोचिएगा, महंगाई सबसे ज्यादा चोट कहां पर करती है? किसको सबसे ज्यादा महंगाई चुभती है? महंगाई चुभती है सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को, उनकी जेब मिडिल। सबसे ज्यादा कटती है। और जो लोअर, जो हमारा कामगार तबका है, मैं लोअर वर्ग तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, जो कामगार गरीब तबका है हमारे देश का, बिल्कुल उनको बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो है महंगाई जो है सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है। और हैरानी की बात यह है कि भारत के अंदर मैक्सिमम आबादी में 85% पीपल इनफॉर्मल सेक्टर में है। और ना यहाँ पे रोजगार की बात हो रही है, ना गरीबी हटाने की बात हो रही है। आज आप सोचिएगा, मैं जहां बैठा हुआ हूँ, मेरे राइट नाउ आई एम इन नोएडा, आप सोच के देखो यहाँ पे मकान 5-5 करोड़, 8-8, 10-10 करोड़ के मकान हो गए। और कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है यार, इतना पैसा आदमी, एक 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 मिडिल क्लास आदमी, एक मध्यम आय वर्ग का आदमी, एक 10 करोड़ का, 6 करोड़ का मकान कहां से खरीदेगा? किसी को फिक्र यहाँ पे नहीं है ना कहाँ से खरीदे। किसी को फिक्र नहीं है सुनी, क्योंकि जो हमारा नेतृत्व है उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, और जो लोग रोजगार में हैं भी उनकी सैलरी कितनी बढ़ रही है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूँ टमाटर 1,000 रुपए किलो रखो, लेकिन आप उस हिसाब से सैलरी भी तो बढ़ाओ ना, तो लोग खरीद लेंगे। आप चाहते हो कि बिल्कुल सही। सैलरी उतनी ही रहेगी ना, आप प्राइवेट फोर्सेस को, ना ही आप प्राइवेट फोर्सेस पर दबाव डाल पा रहे हैं, और ना ही उस मार्केट पर दबाव डाल पा रहे हैं, उस मार्केट पर दबाव डाल पा रहे हैं जो होर्डिंग कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, जबकि आपके पास कानून है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। इसलिए ये रिपोर्ट आज हमने, इसका थोड़ा सा न्यूज को हमने उठाया है आज, ये न्यूज है यहाँ पर कि मैं पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल कॉस्ट बिल्कुल। ऑफ मीट रोज बाय 71% इन 5 years, सैलरी बाय जस्ट 37%। लेकिन एक और हैरानी की बात है कुणाल, हम्म। मैं चाहूंगा आप एक हम्म। बार दैनिक जागरण खोलें कुणाल। क्या दैनिक हम्म। जागरण में इस तरीके की न्यूज उठा रहा है? दैनिक जागरण न्यूज़पेपर सवाल ये उठ रहा है मैं कि हम बिल्कुल बिल्कुल अपने मैं बताता हूँ। पाठकों को, हाँ, दैनिक जागरण में देखिए क्या है, लोगों के साथ धोखा कर रहा है ये अखबार।
इसमें लिखा वोट जिहाद पर फंसे सलमान, खुर्शीद व भतीजी मुकदमा दर्ज। ये खबर है इसमें। और इसके बाद ऐसा दौर जब जनरल इलेक्शन चल रहा है, जब आप बगल में ये खबर दे सकते थे कि विपक्ष ने क्या किया, तब आपको ये बताना है कि T20 विश्व कप में राहुल को जगह नहीं, ये पिछले पन्ने में कहीं मिल सकता था, बट दे डिसाइडेड व्हाट कि इसको आगे रखना है और विपक्ष को कहीं पीछे ले जाना। अभी भी पेट नहीं छका उनका। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है मोदी बोले मोहब्बत की दुकान में बेचे जा रहे हैं फर्जी वीडियो। ये देखिए, पूरी जिंदगी भाजपा और उनका आईटी सेल फर्जी वीडियो बनाती रही। राहुल गांधी का आलू से सोना, सोना से आलू वाला वीडियो तमाम लोगों ने शेयर किया, तब उनको याद नहीं आया कि ये फर्जी वीडियो क्या होता है। आज कोई एक फर्जी वीडियो आ गया तो उन्होंने तेलंगाना के सीएम तक को सम्मन कर दिया। आप सोचिए, दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम को सम्मन कर दिया। और खबर क्या लिखा है? और ऐसी खबर लिखी जिसे अंदर किसी छठे पेज में, टैक्सी देने से मना करने पर चोरी के फर्जी केस में गिरफ्तार। यार मतलब विपक्ष को स्पेस ही नहीं है। ये अखबार थोड़ा ना है, रद्दी है। और यही हम क्या, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत मैटर करता है। जैसे आपको याद होगा कुणाल कि इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, यार, राइट? हाँ हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन मासेस हैं, हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये खाली एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात नहीं है कुणाल। ये बिकॉज वी हैव सो मेनी न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, ये अक्रॉस द, ये प्रॉब्लम अक्रॉस द स्केल है ये, कि न्यूज़पेपर्स हो वो सही खबर लोगों तक पहुंचा ही नहीं रहे। जिन मुद्दों पर विवाद होना चाहिए, जिन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों को वो जनता के समक्ष लेके ही नहीं आ रहे। तो ये खाली एक अखबार की समस्या नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार आप इनका संपादकीय खोल के लोगों को दिखाएं कि इनका संपादकीय किन टॉपिक्स पर आता है दैनिक जागरण का। और एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी सोच ये है कि हम न्यूज़पेपर्स को, क्योंकि देखिए एक बात समझिए आप, वेरी क्लियर, अच्छा प्रजातंत्र तब होता है जब स्ट्रांग विपक्ष होता है। जब आपके सामने ना स्ट्रांग विपक्ष है, ना आपके सामने स्ट्रांग जो है, जब विपक्ष आपका कमजोर हो जाता है, तो ये जिम्मेदारी बन जाती है कवियों की, ये जिम्मेदारी बनती है एकेडमिया की, इंटेलेक्चुअल्स की, राइटर्स की, कि वो जनता के मुद्दे पब्लिक के सामने रखें और सही बातों पे सरकार को फोर्स करें कि वो सही मुद्दों पे टॉक करें। एक बार आप इसका संपादकीय खोल के दिखाइए दैनिक जागरण का। संपादकीय ये है, भारतीय लोकतंत्र को लांछित करने का अभियान। मतलब जब विपक्ष और एकेडमिया, राइटर्स, हिस्टोरियन, साहित्यकार जब सवाल उठाते हैं सरकार के ऊपर, तो इनको लगता है कि भारतीय लोकतंत्र को लांछित करने का अभियान है। मतलब लांछन लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। लोकतंत्र पर आरोप नहीं लगाया जा रहा, सरकार और लोकतंत्र में अंतर है। सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार भारतीय लोकतंत्र नहीं है, वो भारतीय लोकतंत्र के हिस्से हैं। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार लोकतंत्र का हिस्सा। अब मैं दूसरी खबर पे आना चाहूंगा कुणाल। ये दूसरा, मैंने इसको मार्क भी किया है इसको। ये दूसरी न्यूज है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये वाली। ये एडिटोरियल है इम्प्लीमेंटिंग द, हाँ, ये मैं चाहूंगा, ये न्यूज मैं दिखाना चाहूंगा अपने श्रोताओं को। यस, इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है क्या। हमारे शहरों में, हमारे जहां पर भी हम रहते हैं क्रॉस इंडिया आप जाइएगा, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं हिंदी के अंदर ये जो बेचारे खोमचे लगाते हैं, रेडी वाले लोग होते हैं, राइट? रेडी पटरी वाले, बिल्कुल रेडी पटरी वाले लोग। रेडी पटरी वाले लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे कल्चर के अंदर। कैसे योगदान है? मैं कुणाल आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या आप मद्रास, चेन्नई को बिना डोसे के इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि बॉम्बे से आप वड़ा पाव निकाल दोगे तो बॉम्बे रहेगा? बॉम्बे की आइडेंटिटी वड़ा पाव है। अगर आप दिल्ली में छोले भटूरे निकाल दोगे तो क्या दिल्ली को समझ पाओगे आप यार? तो यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल हमारे कल्चर के अंदर भी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रीट वेंडर्स जो आज महंगे महंगे शहर हैं, जैसे नोएडा है, गुरुग्राम हो गया, बाकी जितनी भी ये जगहें डेवलप हो रही हैं, आपका लखनऊ भी है उसके अंदर, तो वहां पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो इकोनॉमी रोल भी प्ले करते हैं।
कैसे इकोनॉमी रोल बिल्कुल। प्ले करते हैं, वो एक तरीके से दे आर लाइक अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जो बहुत महंगाई जैसे हम्म, मॉलों में बहुत ऊंचे दामों पे चीजें मिलती हैं, वहीं पर वही सब्जी जो आप किसी स्ट्रीट वेंडर से, रेडी वाले से खरीदते हैं, तो आपको कम दाम में सब्जी मिल जाती है, ताकि एक मध्यम आय वर्ग का आदमी अपना जीवन यापन कर पाता है, जीवन कर व्यापन सके, कर बिल्कुल। पाता है। राइट। इसके अलावा बिल्कुल। स्ट्रीट वेंडर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन प्रोवाइडिंग अ गुड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, स्पेशली जो माइग्रेंट लोग हैं। ज्यादातर आपने हम्म, नोटिस किया होगा कुणाल, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स आपको दिखते होंगे, ज्यादातर ये वो हम्म, लोग हैं जो यूपी बिहार से माइग्रेट होके बड़े बड़े शहरों में आए हैं। राइट। जैसे मैं हम्म, दिल्ली शहर की बात करूं, दिल्ली में जितने भी आपको लोग मिलेंगे, गोलगप्पे बेचने वाले, चाट बनाने वाले, आपको हम्म, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, ज्यादातर इसमें उन्हीं लोगों की संख्या है जो यूपी बिहार से माइग्रेट, तो कहीं ना कहीं उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। अब आप समझिएगा, लेकिन ये लोग कितनी हेरेसमेंट का शिकार होते हैं, सोच के देखिए। अगर ये कहीं पर भी अपना रेडी लगाते हैं कहीं पर, तो पहले इन्हें पुलिस हेरेस करती है, इनको हम्म, अर्बन जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, ये लोग इनको हम्म, हेरेस करते हैं। अच्छा, फिर जो वहां पे एरिया के जो लोग, लोकल गुंडा माफिया होता है, लोकल माफिया होता है, वो इनको हेरेस करता है। और कभी भी किसी का भी मन आता है, इनको इनकी दुकान फेंक देते हैं या इनको परेशान किया जाता है, तो इनके राइट्स की कोई बात नहीं हो रही है। इन हम्म, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2014 में, कुणाल, 2014 हम्म, से पहले हम्म, भारत सरकार एक एक्ट लेके आई थी, इसका जिसका नाम था द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड हम्म, रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट, जो फोर्स इन इन जो इन विच केम इन इफेक्ट ऑन 1 मई 2014। तो यहां सब एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा कि हमने एक्ट तो बना दिया इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन क्या हम्म, एक्ट बनाने से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? एक्ट बनाने से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एक्ट सिर्फ एक, it was the one initiative step, it was the initiative by the government of India to हम्म, give justice to the street vendors, but real work comes into the picture when it comes of implementation। तो implementation पे तो इसका पुअरली इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह हम्म, से आज का जो अखबार है उसमें ये एडिटोरियल आया है, इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, जो शहर में लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सरकार के ऊपर हम ये प्रेशर डालें, मोरल प्रेशर डालें, कि साहब आप हम्म, स्ट्रीट वेंडर्स को राइटफुल प्लेस दीजिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए। मेरे घर जो आज दूध देने वाला आता है, मेरा दूध हम्म, कोई सिलेक्ट सिटी वॉक के मॉल से नहीं आता है, वो एक माइग्रेंट वर्कर है, जिस बेचारे ने यहाँ पर दूध घरों तक पहुंचाने का काम उठाया, तो वो लेके आता है। मैं जो सब्जी खरीदने जाता हूँ, हमारे यहाँ पे जो वीकली बाजार लगते हैं, बृहस्पति बाजार, बुध बाजार, मंगल बाजार, सोम बाजार, अलग अलग शहरों में ऐसे बाजार होते हैं, जो जहां पर एक मध्यम वर्ग का आदमी जाके अपनी जो डेली एसेंशियल जिसको हम बोलते हैं वो खरीदता है। ये सारे काम ये वो लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को लेके सीरियस होना चाहिए, इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ताकि कोई पुलिस वाला, कोई कॉरपोरेशन वाला, कोई लोकल माफिया इनको हैरेस ना कर सके। और क्योंकि इस टाइम भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट, ये जो स्ट्रीट वेंडर जो है, ये एक तरीके से ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट देते हैं उन माइग्रेंट, हजारों माइग्रेंट वर्कर्स को, जो इस तलाश में अपना गांव छोड़कर आते हैं बड़े बड़े शहरों में कि वो एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। तो दैट इज व्हाट दिस न्यूज इज ऑल अबाउट। अच्छा, एक हाँ पॉइंट या इसमें, एक पॉइंट और है सुनिए। पॉइंट ये है कि जब ये कानून बना 2014 में, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, हम्म तो बहुत शोर हुआ और प्रधानमंत्री ने बताया कि वो कितना प्रेम करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को। हम्म इसमें इसमें एक खास प्रावधान है जिसमें ग्रीवांस रिड्रेशल पैनल बनाने की बात कही गई है स्टेट्स में। बिल्कुल आप सही, बिल्कुल देखेंगे, सही। अभी आप देखेंगे, महीने 2 महीने पहले एक खबर थी इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ज्यादातर राज्यों में ग्रीवांस रिड्रेसल पैनल बना ही नहीं है। अब आप सोचिए बना ही कि, नहीं है। हाँ, ग्रीवांस रिड्रेसल रिड्रेसल का मतलब है शिकायत निवारण प्रणाली। अगर आपके बिल्कुल। पास इन कामगार लोगों के लिए, इन निचले तबके के लोगों के लिए जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, अगर कानून में प्रावधान है कि शिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए और आपने वो नहीं बनाई है, तो किसके, आप सोचिए कि अगर एक पुलिस वाला लाठी बजा देता होगा तो किसके पास जाते होंगे? किसके पास जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, और वो शिकायत करने के लिए इम्प्लीमेंट नहीं कुछ हुई। नहीं। और एक और तरफ आप कह रहे हैं अल्टीमेटली, कुणाल, हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, वर्ल्ड सिटीज हाँ, डेवलप करेंगे, हम यहाँ पर जो है
बहुत बड़े बड़े आधुनिक शहरों का निर्माण करेंगे, क्या उन वर्ल्ड सिटीज के अंदर इन गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है? सवाल ये है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं कुणाल, ये जो आइडिया डेवलप किया जा रहा है ना हमारे माइंड में, स्मार्ट सिटीज, वर्ल्ड सिटी बनेगा, एंड कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सोशल एक्सक्लूजन है कि है इस बिल्कुल है। सिटीज के अंदर जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उसकी जगह नहीं है। और यही माइंडसेट से हमारी ब्यूरोक्रेसी भी ग्रस्त है। इसीलिए जो ब्यूरोक्रेट्स कॉर्पोरेशंस को रूल करते हैं, उनकी नजर में स्ट्रीट वेंडर्स आर नथिंग बट अ न्यूसेंस, they are nothing but a law breakers. And their first initiative, the moment they take the charge of any corporation, they issue the order to remove street vendors from the market, from the main markets and all that. Yeah. तो ये जो मेंटल एक हमारे अंदर जो एक व्हाट यू कैन से एक मेंटल ब्लॉकेज है ना, इस मेंटल ब्लॉकेज को हटाने की हमें जरूरत है। हमको ये बताना और पड़ेगा कि जो वर्ल्ड सिटीज बनेंगी वो एक्सक्लूजन नहीं है, वो इंक्लूजन है। उस सिटी में हर आदमी का उतना ही हिस्सा है जितना एक मिलियनियर का, बिलियनियर का, या किसी 6 फिगर सैलरी अर्निंग पर्सन इन आईटी सिटी में है, उतना ही हक एक गरीब आदमी का भी उस वर्ल्ड सिटी में रहने का है। और आज 1 मई है, लेबर डे की हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट ब्यूटिफुल रिस्पेक्ट वी कैन गिव by bringing these people into the inclusion of the world cities concept that India is developing right now. आप सोचिए कि आप कह रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स को और इन तबके के लोगों को जगह मिलनी चाहिए अगर कोई स्मार्ट सिटी बनती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि 2016, अगर मैं सही हूं तो 2016 में स्मार्ट सिटी मिशन आया था, क्या कोई एक भी स्मार्ट सिटी बनी है? एक सिंगल स्मार्ट सिटी है जिसको प्रधानमंत्री ने अपने रैलियों में शोर मचा मचा के बोला हो कि देखो मैंने एक स्मार्ट सिटी बनाई, जबकि उन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज की बात कही थी। एक सिंगल स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। पहली बात तो स्मार्ट सिटी बनाए तब वेंडर्स को जगह दें। दूसरी बात, अब एक चीज और समझिए, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के बारे में हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। क्या है कि सरकार और सरकार की चापलूसी करने वाले पत्रकार हों या फिर आम लोग हों, वो कर क्या रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि जब भी हम स्ट्रीट में जाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं वेंडर्स के पास एक क्यूआर कोड देख करके। आप सामान लेते हैं और वो तुरंत क्यूआर कोड से पैसा उसको मिल जाता है। राइट। और जबकि समस्या क्या थी? समस्या ये थी, स्ट्रीट वेंडर एक्ट लाने का मतलब ये था कि स्ट्रीट वेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है कि उनका अवैध तरीके से शोषण नहीं होगा, ना पुलिस कर सकेगी ना प्रशासन कर सकेगा। लेकिन जब आप शिकायत निवारण प्रणाली ही नहीं बनाते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम ही नहीं बनाते हैं, तो उनका जो शोषण है वो तो अवश्यंभावी है, होकर ही रहेगा, और वही हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और एक तरफ भारत सरकार ने एक योजना शुरू करी थी, आपको याद होगा कुणाल, जिसका नाम था प्रधानमंत्री स्वनिधि। प्रधानमंत्री वो इसी के लिए थी। स्वनिधि। तो कहीं ना कहीं सरकार को स्वनिधि जो एक तरीके से माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी थी, उसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारी आम जनता है, कि आप इन मुद्दों पर बात कीजिए। ये मुद्दे हमारे देश को विकसित बनाएंगे। हमारे देश को हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा विकसित नहीं बनाएगा। ये हम कहना चाहते हैं। पर भारत के प्रधानमंत्री को तो जैसे मान लीजिए कि उनका तबीयत ही ठीक नहीं है, वो बिल्कुल पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं उनसे किसने कहा, ये आपने पढ़ा ही होगा कि नो कोटा फॉर मुस्लिम्स एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, सेज मोदी। ये मतलब मैं नहीं। कुणाल, चक्कर क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जैसे आपने ये स्टेटमेंट में एक और वक्तव्य दूंगा नरेंद्र मोदी जी का, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। एक बार वो एक जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे, जर्नलिस्ट साहब ने पूछा व्हाट इज योर व्यूज ऑन इस्लाम। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा आई एम नॉट अगेंस्ट इस्लाम, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, आई एम कमिंग फ्रॉम अ रिलीजन कॉल्ड हिंदू रिलीजन which is having the element of tolerance। तो अब ये भी समझिए चक्कर क्या होता है कुणाल, आपको समझना पड़ेगा। यहां पर मैं पॉलिटिकल क्लास को इतना ब्लेम नहीं करता हूं। मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर थोड़ा डिफरेंट है कुणाल। जैसे संस्कृत में कहा जाता है यथा प्रजा तथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा। कहीं ना कहीं ये हम लोगों के अंदर जो एक वैमनस्य बैठा हुआ अंदर, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे स्कूल में, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में, जो ये सारे फैक्टर्स हमारी मेंटालिटी को बनाते हैं, राइट और रॉन्ग। कहीं ना कहीं कुणाल तुमने देखा होगा कि हम कास्ट को लेके बहुत जो रहते हैं। अरे अगर आप मुझसे पूछोगे अश्विनी आपका नाम क्या है, तो कुछ लोग नाम बता दो, कहते हैं नहीं पूरा नाम बताओ यार। अच्छा पिताजी का क्या नाम है, अच्छा ये बताओ। अच्छा मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। मेरे एक बार
मेरे रिलेटिव थे, तो मैं उनके साथ डिस्कशन कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अश्विन सर, आप तो रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हो, राइट और रॉन्ग, तो आप कम्युनिस्ट हो क्या? समझ रहे हो बात? क्योंकि हमारे को अदर देन द कास्ट, कास्ट, आउटसाइड रिलीजन की बातें हमें हजम ही नहीं होती हैं। और कहीं ना कहीं कुणाल, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हमारी फैमिली वैल्यूज का है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री वही हैं, लेकिन और एक बात समझिएगा, क्योंकि देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कुणाल, जब इलेक्शन होता है तो भारत में इलेक्शन जीतने के लिए आप कुछ भी कह देते हो यार, राइट? क्योंकि आपको इलेक्शन जीतना है, आपको पब्लिक डेमोक्रेसी है, पब्लिक को आपको अपीस करना है, राइट? पब्लिक तालियां बजा रही है इस बात के ऊपर, पीपल आर क्लैपिंग, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया। अभी आपने देखा होगा हैदराबाद के अंदर जो वहां पे इलेक्शन कैंडिडेट हैं, वो ऐसे उंगली कर रही है एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं लोग। आप समझिए, ऑन द कॉन्ट्ररी कुणाल, में एक बात और आपको कहना चाहूंगा, अगर आप रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट का ग्राफ आप देखोगे अकॉर्डिंग टू माइनॉरिटीज, तो उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। आप हैरान हो जाएंगे इस बात को। उनका जो इनिशिएटिव है नई रोशनी, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टू ब्रिंग दी टैलेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। मैं दिल्ली में हूं, और दिल्ली में उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया था, मुझे याद है, हुनर हट, जिसमें जितने भी जो माइनॉरिटीज थे, हाँ, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव था, बहुत सक्सेसफुल इनिशिएटिव। तो कहने का मतलब क्या है कुणाल, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इलेक्शन जीतने के लिए स्टैंड अलग है, और जब आप सरकार में आ जाओगे तब स्टैंड अलग है। ये वही भारत है कुणाल, दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक। तो कहीं ना कहीं कुणाल, हमारे को अपनी फैमिली वैल्यूज में, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, माता पिता का अपने बच्चों से बात जो संवाद करते हैं, डायलॉग करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है कुणाल, कि वी आर इंडियंस फर्स्ट, इंडियंस लास्ट। अब एक चीज और मैं यहां पर लेके आना चाहूंगा कुणाल, आप समझो, भारत में सबसे ज्यादा अरेंज मैरिजेस होती हैं इंडिया में। अभी एक सर्वे किया गया तो पता लगा कि 85% पीपल वोटेड कि हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कुणाल, अरेंज मैरिज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक प्लेटफॉर्म क्या है अरेंज मैरिज का? बेसिक प्लेटफॉर्म कुणाल अरेंज मैरिज का है, इट इज नथिंग बट एन एंडोगैमस मैरिज यार। व्हाट इज एंडोगैमस मैरिज? एंडोगैमस मैरिज इंप्लाइज व्हेन यू आर मैरिंग विद इन योर ओन कास्ट। आप अपनी ही शादी, आप शादी जो है, विवाह जो अपनी ही जाति में कर रहे हैं, वो एंडोगैमस मैरिज है। उसको आप अरेंज मैरिज कह रहे हैं और उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो यार। और वो चीज आज से नहीं, हजारों साल से चली आ रही है। आज भी सोसाइटीज में देखो, अगर आप किसी लड़की से, हमारे को संविधान जो है इस बात की आजादी देता है, सरकार चुनने की आजादी देता है। और इसी देश के अंदर हमारे यहाँ पर वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, जहां पर हमने ऑनर किलिंग्स होती हुई देखी है कुणाल, कास्ट बेस्ड इंटरकास्ट मैरिज पे यंग बॉय एंड गर्ल को दे वर किल्ड। ठीक है। अब आप मेरी बात सुनिए कुणाल। बिल्कुल है पैराडॉक्स। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप समस्याएं गिनाना शुरू करेंगे तो मतलब हर वर्ग में, चाहे ब्राह्मण ले लीजिए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर जगह समस्याएं निकलेंगी। आदिवासियों में समस्याएं निकलेंगी, और एरिया वाइज भी निकलेंगी, समस्याएं निकलेंगी। इसीलिए प्रावधान की, इसीलिए होती लीडरशिप। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं तरीके से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में नाम आता है भारत के प्रधानमंत्री का, ठीक है। मेरा नाम नहीं आता, आपका नाम नहीं आता, 140 करोड़ जनसंख्या का नाम नहीं आता। इसलिए उस जनसंख्या के बहाने प्रधानमंत्री बच के नहीं भाग सकते। उनको नेतृत्व करने का मौका मिला है। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सही समय पर सही बात बोलें और एक सही संदेश दें। अगर वो सही संदेश देने में कामयाब रहते तो कोई परेशानी नहीं होती। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने योजनाएं अच्छी चलाई। योजनाएं अच्छी चलाना एक आर्थिक मुद्दा है। डे टू डे लाइफ में हम आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो मुसलमानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। उसका क्या होगा? आपने रोशनी चला दी, आप दिया चला दीजिए, आप अगरबत्ती चला दीजिए, आप सूरज चला दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जब आपका बगल वाला हिंदू उसके मन में इतना खराब भर गया है कि इसकी परंपराएं खराब हैं, ये तो जो है क्या सड़क में बैठ करके वो पढ़ने लगता है, नमाज पढ़ने लगता है, और इसने तो पूरा देश का माहौल खराब कर दिया है, और पता नहीं क्या क्या बातें, नहाते नहीं है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या फैला रखा है। नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वो भ्रम को दूर रखे। और मैं आपको एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल बताता हूं इसका, हमारे दौर का सबसे बड़ा एग्जांपल है, और प्रधानमंत्री को बहुत कान खोल के इसको सुनना चाहिए। आज की जनसत्ता में एक खबर निकली है, देखिए आप। 2 कुकी महिलाओं को पुलिस कर्मियों ने ही भीड़ के हवाले किया था, सीबीआई। आप वहां सीबीआई जांच हो रही। जिस मणिपुर में प्रधानमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए था, जिस मणिपुर में प्रधानमंत्री, अब आप कहते हैं कि वो तो कुकी और वो जनजातियां आपस में लड़ती रहती हैं।
नेतृत्व क्या करेगा? अरे नेतृत्व ये करेगा कि प्रधानमंत्री को वहां पहुंचना चाहिए था, प्रधानमंत्री को यहां खड़े होकर के बोलना चाहिए था कि आई विल नॉट टॉलरेट दिस, और इस सीएम को मैं निकाल के बाहर करता हूं। ऐसे कैसे कर देंगे आप कुछ भी? लेकिन उन्होंने नहीं किया अश्वनी। और हो क्या रहा था वहां? लगातार शोषण हो रहा था, पुलिस कर्मी ही कर रहे थे। क्या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता होगी बात? या फिर हमने ये सोच लिया कि दो औरतों की बात थी, जाता क्या है हमारे नहीं आसपास तो कुणाल, कुछ हो आपको नहीं तो एक बात समझनी पड़ेगी कुणाल, देखो आपको एक बात समझनी, पुलिस क्या है? पुलिस कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर नहीं है, जुपिटर से यहां पर आ गए हैं। मान गया मैं आपकी बात, पुलिस आल्सो कम्स फ्रॉम द सेम सोसाइटी। तो जब मैं आपकी बात मान गया। सोसाइटी ही कुणाल फ्रेगमेंटेड है, आपकी सोसाइटी ही इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब जैसे अभी आपने मुद्दा उठाया, सीबीआई की रिपोर्ट है जिसमें सीबीआई ने कहा, कैटेगोरिकली मेंशन किया कि उन दो, क्योंकि जो पुलिस थी, जो मणिपुर पुलिस थी, उस मणिपुर पुलिस में मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं दे आर फ्रॉम द मेथी कम्युनिटी। तो मेथी कम्युनिटी वर्सेस कुकी कम्युनिटी हो गया। यही चीज 1984 राइट्स के अंदर भी हुई, व्हेन हुआ पुलिस है। फेल्ड टू डू इट्स जॉब, कि पुलिस ने सोचा हम तो हिंदू पुलिस है, ये सिख है। समझ लो आप बात को। बिल्कुल दैट इज बिल्कुल। व्हाट, यही चीज अब आप समझो यहाँ पे, एक मिनट आप मेरे को थोड़ा सा मौका दीजिएगा। यही हाँ चीज हाँ, ठीक है। जलियांवाला बाग में हुई, जब जनरल हम्म डायर ने गोरखा रेजिमेंट को ये कहा कि आप इनको गोली मारो, उनको, तुम हिंदू हम्म नहीं हो, तुम इंडियंस नहीं हो, तुम गोरखास हो, किल देम। तो ये जो हम्म। प्रॉब्लम चली आ रही है ना कुणाल, ये इसके जिस, इट इज लाइक अ कैंसर, ये कैंसर है हमारी सोसाइटी के अंदर। और ठीक ये बात है। जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप भी हमारे बीच में से निकल के आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, आपको फर्स्ट हम्म। पास द पोस्ट सिस्टम, आपको वोट ज्यादा चाहिए। तो कहीं ना बस कहीं बस। से प्रताप भानु मेहता ने एक बात बोली थी, डेमोक्रेसी इज नथिंग बट अ बर्डन ऑफ नंबर्स। तो नंबर कैसे आएंगे? नंबर ऐसे आएंगे जैसे अभी आपने बताया, बिल्कुल। मैं राजनीतिक सिर्फ ऐसे। इतना, तो बिल्कुल कहीं मैं ना सिर्फ कहीं ये कहना कुणाल, चाह रहा हूँ। एज अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। पॉलिटिकल लीडरशिप अगर फेल हो रही है तो ये जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी की बनती है, ये जिम्मेदारी हर पढ़े लिखे नागरिक की बनती है कि वो अपने घर में, अपने मोहल्ले में, गली में, चौराहे करना पर चाहिए, सही बिल्कुल बात करना का समर्थन करे। चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपकी बात मानता हूं, और ऐसा नहीं कि पूरा आउटराइटली डिनाई किया मैंने आपको। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि पुलिस हमारे बीच से आ रही, लीडरशिप हमारे बीच से जा रही है। अब वो नेता बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि रिकॉग्नाइज ना करने के नुकसान क्या होते हैं, मैं ये बताने की कोशिश। जब आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि मुस्लिमों का शोषण होता है, जब आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जब आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि लद्दाख में चीन घुसा है, अरुणाचल प्रदेश में उसकी हरकतें जारी हैं, जब जब आप इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो इनके रिपक्शन आते हैं, और वही आ रहे हैं। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप रिकॉग्नाइज नहीं, नहीं आप करते बिल्कुल कि सही कह ग्लोबल रहे हैं, हंगर मैं इंडेक्स आपकी में, बात से। हाँ हाँ। जब आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी बहुत बुरी स्थिति, आप कहते हैं हमारे यहां तो कोई भूखा नहीं मर रहा है, तो इससे आप करते क्या है कि भूखा मरने को लेजिटिमाइज कर देते हैं। जब आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो बस मेरी ये कहने का मतलब, लीडरशिप रिकॉग्नाइज करे, कोई परेशानी नहीं है भाई। हर जगह प्रॉब्लम होती है, पुलिस करेगी बदमाशी तो आप रिकॉग्नाइज करिए, आप एक्शन लीजिए, बात खत्म हो गई। लोग इन एक्शन से परेशान है अश्विनी, इन एक्शन से आप चुप रह जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये इनएक्शन क्यों हो रहा है कुणाल? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, मेरा यहाँ पे टेक थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम्म। पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी। बिल्कुल। समाज को, जो राजनीतिक नेता समाज को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमारे समाज में ये कैंसर पहला फैला हुआ है कि हमें ये प्रॉब्लम, हमको सिखाया गया है बचपन से कि अरे यार मुस्लिम के घर मत खाना खाओ, हरिजनों के घर हाँ। खाना मत खाओ, ये हमसे नीच है। राइट और रॉन्ग, इवन आप ब्राह्मणों को देखो कुणाल, जो जो सारस्वत ब्राह्मण हैं वो शादी करेंगे खाली अपने लेवल के ब्राह्मणों में। राइट और रॉन्ग, जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है वो यूपी के ब्राह्मण्स को ब्राह्मण ही नहीं मानते हैं। राइट, हाँ, आयंगर सही बात। ब्राह्मण्स को लगता है हमारा जो स्टेचर है वो हर आदमी से 10 इंच ऊपर है। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में है। और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कुणाल, आई वुड लाइक टू कोट हियर द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। ही सेड दैट social democracy is more important because social democracy is the platform on which the political democracy stands. अगर हम सोशल डेमोक्रेटिक नहीं लेके आएंगे, सोशल रेवोल्यूशन होना चाहिए इंडिया में, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सोशल रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रही है। दैट इज द रीजन। आपकी सोसाइटी जब तक कुणाल अवेयर नहीं होगी अपने राइट्स के, आज मैं उनको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ग्रीस में सोवेरियन क्राइसिस हुए ग्रीस के अंदर, ठीक है कुणाल? तो वहां पे सारी जनता रोड पर आ गई। उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज आप देखो हमारी पेंशन ही खत्म हो गई यार। सोचो, ओल्ड पेंशन 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 खत्म कर दी हमारी।
टेंशन खत्म हो राइट। गई, और ऐसे लोगों की वीडियोज आ रहे हैं जो कह रहे हैं हम 5,000 रुपए में भी सिलेंडर लेंगे। हाँ, अजीब आप हालत है। सोचो आप, क्योंकि जबकि होना क्या चाहिए कुणाल, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी को मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगा। जैसे मेरे पास कुणाल मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल हम्म फोन है, तो मोबाइल फोन मैंने मोबाइल फोन लिया, अब मेरे को अपना मोबाइल जो सेल है अपना रिचार्ज कराना है, तो मैं देखूंगा मेरे को कौन सा अच्छा सर्विस दे रहा है। मैंने एयरटेल अच्छी सर्विस दे रहा है तो मैं एयरटेल को दूंगा, कल को एयरटेल सर्विस अच्छी नहीं देगा मैं लात मार के बाहर करूंगा, वोडाफोन ले लूंगा, वोडाफोन हम्म सर्विस अच्छी नहीं देगा मैं लात मार के जो है जियो को ले लूंगा, ताकि मार्केट में जितना कंपटीशन होगा एंड बेनिफिट कंज्यूमर को होगा। उसी कंज्यूमर को। प्रकार हमारी डेमोक्रेसी है। हम यहाँ पर वी आर नॉट द वोटरीज ऑफ कांग्रेस, वी आर नॉट द वोटरीज ऑफ भाजपा, वी आर नॉट द सपोर्टर्स ऑफ जनता दल, वी आर नॉट सेइंग दिस पार्टी इज बैड, दिस पार्टी इज गुड। वी आर डूइंग अवर जॉब एज एन एकेडमिशियन, एज अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी मेंबर्स। इट बिकम्स आवर ऑब्लिगेशन कि हम जनता के सामने ये बात रखें कि ये बात सही है, आप इन बातों पे सवाल पूछो। जो जो सरकार हमें अच्छी डिलीवरी देगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, हम उस सरकार को चुनेंगे। सिंपल सी कहानी है, दैट इज इट। यस कुणाल। पर सवाल पूछने के जवाब देते कहाँ हैं? जब जब कोविशील्ड के टीके से लोग मर रहे थे और लोगों को शक हो रहा था कि ये हो सकता है कि ये कोविड-19 के टीके की वजह से हो, तब सरकार के एक्सपर्ट पैनल ने और उस कंपनी ने आउटराइटली डिनाई कर दिया था अश्विनी, पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था। और आज क्या हुआ है, कोविशील्ड जिसने बनाया है एस्ट्राजेनेका ने, उसने हाई कोर्ट में, यूके के हाई कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया है कि रक्त के थक्के जम रहे हैं और इसकी वजह से कुछ कुछ मामलों में हार्ट अटैक पड़ सकता है और लोगों की मौत हो सकती है। ओ यार, आपको ये बहुत आश्चर्य सीरियस होगा, मुद्दा होगा। और बिल्कुल आपको सही, ये बहुत आश्चर्य अच्छा होगा, मुद्दा होगा। आपको आश्चर्य होगा अश्विनी कि एक आरटीआई फाइल की थी किसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ कि उसमें ये पता चला, सरकार मान नहीं रही थी तो उन्होंने आरटीआई फाइल की। अब कानून की ताकत देखिए, सरकार को बताना पड़ा। और आज नवासी आरटीआई हजार भी हाशिए पे चली गई है, आरटीआई एक्ट भी हाशिए पे चला गया है। हाशिए पे चली गई। 89,000 मामलों में जो है डेविएशन देखा गया था वैक्सीन लेने के बाद, जिसमें से लगभग 1,200 लोग मर गए। ओ माय गॉड। ये आरटीआई से खुलासा हुआ। अब आप सोच के देखिए कि मैं असली समस्या क्या है इस गवर्नमेंट की और दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो अश्विनी, अगर वो अपने यहाँ की प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज नहीं करती है ना, सिर्फ इसलिए कि जनता नाराज हो जाएगी, सिर्फ इसलिए कि अगली बार हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप किसी का भी स्वास्थ्य ठिकाने लगा दो, किसी को भी ठिकाने लगा दो, मजदूरों को ठिकाने लगा दो, किसानों को सड़क पर पड़ा रहने दो, चीन घुसता है तो घुसने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको सत्ता में आना था। तो गलत बात है ना, इसको आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल आपने सही कहा, ना हम कांग्रेस के वोटरी हैं ना भाजपा के वोटरी हैं, वी आर वोटरी टू द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। हम इस एब्सोल्युटली। लोकतंत्र के वोटरी हैं। तो हम लोकतंत्र के वोटरी हैं तो कम से कम अपने लीडर से, हमें तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, हम विपक्ष से क्यों पूछेंगे सवाल? बिल्कुल। आखिर विपक्ष के पास अच्छा, क्या ये चीज और जिम्मेदारी है है? कुणाल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, आजकल ट्रेंड उल्टा हो गया है। लोग ऑपोजिशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लोगों को एक बात समझनी चाहिए, एक बेसिक प्रिंसिपल है, जो पावर में होता है सवाल उससे पूछा जाता है, जिसके पास पावर है। जो पावर में है ही नहीं उससे सवाल थोड़ा पूछा जाएगा। हाँ आप हाँ, आज तो की इस भारत की समस्या के लिए नेहरू को थोड़ा जिम्मेदार ठहराओगे, राइट? नहीं, तो आप ये भी तो समझिए, जो पावर में है अगर आपने उससे सवाल पूछा तो आपको टाइट तो कर देगा वो, तो आप करेंगे हाँ, क्या? तो डर के मारे भी तो नहीं एग्जैक्टली। सवाल पूछ रहे हैं। राइट, राइट। अच्छा, अच्छा, ये एक और न्यूज कुणाल, मैं हाँ सॉरी, मैं ये एक हाँ, न्यूज और लेना चाहूंगा। सॉरी, बिल्कुल टर्न्स बिल्कुल। यूर कुणाल, या नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हम्म। हाँ, नहीं आप शुरू कीजिए। नहीं, मैं तो इस मामले को शुरू करना चाह रहा था जो काफी दिन से चर्चा में है कि केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हुई। हाँ, इसका तो बहुत हल्ला राइट, राइट। हुआ। ठीक है, पूरी भाजपा ने शोर मचाया, उनकी आईटी सेल ने शोर मचाया, इवन प्रधानमंत्री ने भी नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन कई जगह कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा गया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने राइट। सवाल किया, पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप ये बताइए कि ये आखिरकार इलेक्शन के जस्ट पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया? टाइमिंग हाँ, पर देखो कुछ ये और। न्यूज है, ये कुणाल, ये इस पेपर की न्यूज है, फ्रंट न्यूज है, कम हाँ क्लीन ऑन टाइमिंग ऑफ केजरीवाल अरेस्ट, सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने और इन्फॉर्म अगली दैट सुनवाई में इंफॉर्मेशन। कहा है कि आप, अगली सुनवाई में उनके एएसजी राजू से कहा है कि आप तैयार होकर आइएगा इस सवाल का जवाब देने के लिए, आपने गलत टाइमिंग पर क्यों हाँ, अंदर किया। कि और जस्ट सबसे अहम, बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इंप्लीमेंट होने से पहले मार्च 21 को जो है केजरीवाल, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, हु इज द
representative of 2 crore, more than 2 crore population of Delhi. आप उसको लिटरली एक आप समझे चोर उचक्की की तरह उठा के ले गए आप उसको। हाँ, और सुनिए आप, जस्टिस खन्ना ने कहा कि लाइफ एंड लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट डिनाई दैट। राइट, जीवन और उसकी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा अहम है। आप कभी भी किसी को भी अपनी मर्जी से उठा करके ये कि भ्रष्टाचार का आरोप है आप उसको फेंक नहीं सकते हैं। और सोचिए केजरीवाल ने क्या सवाल पूछा, केजरीवाल ने इतना लेजिटिमेट सवाल पूछा, ऑफ कोर्स उनके वकील के माध्यम से पूछा कि व्हाट वाज सो इमिनेंट अबाउट माय अरेस्ट। ठीक है, आप सुनिएगा, व्हाट वाज सो इमिनेंट अबाउट माय अरेस्ट, वाज आई अ हार्डेंड क्रिमिनल और अ टेररिस्ट? क्या मैं अपराधी हूं, क्या मैं कोई आतंकवादी हूं जो मैं देश छोड़ करके भाग जाऊंगा? अरे ऐसी क्या बात होगी? जिनको देश छोड़ करके भागना था, जिनको देश छोड़कर भागना, तो वो तो भाग गए। आपने मीरा मोदी कर्नाटक का भाग केस गए, देखा? मुकुल चोकसी भाग गए, हमारे विजय माल्या भाग गए। हाँ, मेहुल राइट, चौकसी, नहीं अभी हाल वाले, अभी हाल के तो देखिए, वो साहब क्या नाम उनका, वो कर्नाटक के ये एचडी देवगौड़ा का जो वो पोता है, वो भाग गया हाँ भाग गया वो, सेक्स बिल्कुल स्कैंडल मामले में। हाँ, वो भाग गया। अब कैसे भागा वो? आपको इतनी बात तो पता होगी ना कि एयरपोर्ट्स की जो सिक्योरिटी वो किसके हाथ में होती है? वो तो राज्य सरकार सेंट्रल के हाथ गवर्नमेंट में, के हाथ, बिल्कुल। सेंट्रल और गवर्नमेंट नाउ के हाथ में जेडीएस होती है। इज सपोर्टिंग भारतीय जनता पार्टी। सिंपल है। क्लियर। तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने भगवाया होगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। पर अब बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस की सिक्योरिटी रहती है वहां, और काफी दिन से सीआईएसएफ की चर्चा चल। सिक्योरिटी होती है वहां पर, राइट राइट। हाँ बिल्कुल। अब आप बताइए अश्विन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जिस तरीके से अपोजिशन को सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है, ये दिस इज नॉट राइट। मुझे ऐसा लगता है करप्शन है, करप्शन है तो करप्शन हम्म, रूलिंग पार्टी में भी होगा, करप्शन अपोजिशन में भी होगा। और जो बिल्कुल हमारी, और बिल्कुल। ये प्रॉब्लम कुणाल, एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम खाली आज की गवर्नमेंट की नहीं है, ये प्रॉब्लम भारत में ना, इट इज लाइक विद एवरी गवर्नमेंट, कि जो है सरकार अश्विन, आती है, है, जो मैं आपकी बात सरकार समझ आती है गया, वो मैं बस ये सीबीआई कह रहा का, हूँ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, पुलिस का मिसयूज करती है। तो कहीं ना कहीं कुणाल मुझे ऐसा लगता है कि ये समय आ गया है कि तुम्हें, हम्म, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेज यूज किया था कि सीबीआई इज नथिंग बट अ पैरट इन द केज, केज्ड राइट, पैरेट, हाँ केज्ड पैरेट, केज बिल्कुल। पैरट, यार राइट। तो कहीं ना कहीं हम्म, कुणाल अब ये लेजिस्लेशन हमको बनाने की जरूरत पड़नी चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, की जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं। क्योंकि कुणाल हम्म, समझो, आईएएस आईपीएस का आइडिया क्या था? आईएएस आईपीएस का आइडिया ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी। वो जो न्यूट्रलिटी है कुणाल, वो तो पता नहीं कहां हजारों किलोमीटर पीछे छूट गई है, राइट। आज पूरी ब्यूरोक्रेसी भी जो है आइडियोलॉजिकली जो है साइडेड लेने लगी है, और जिसका रिफ्लेक्शन आज आपको सिक्योरिटी एजेंसीज में हो रहा है। आप समझिएगा कुणाल कि ब्रिटेन, लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस होती है, और आप समझिएगा लंदन के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ये नहीं कह सकता कि आप ये काम ऐसे कर दीजिए। तो कुणाल वैसे इंस्टीट्यूशंस बनाने की हमको जरूरत है आज भारत के अंदर, जहां पे इंस्टीट्यूशंस को कोई भी मैनिपुलेट ना कर पाए, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की हो, लेफ्ट की हो, जनता दल की हो, कोई भी पार्टी हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ बीजेपी की नहीं है कुणाल, हमें इस बिल्कुल प्रॉब्लम को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। आज तो बीजेपी कर रही है, कल को कांग्रेस हम्म, आ जाएगी, कांग्रेस भी यही काम करेगी कुणाल यार। You're बिल्कुल getting my point? So therefore, बिल्कुल time has come where we need to implement police reforms in practice, कि हमें पुलिस रिफॉर्म्स को प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमको अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी, हमारे को अपनी ब्यूरोक्रेसी को न्यूट्रल रखना पड़ेगा। हमको ये इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे कि ब्यूरोक्रेट शुड नॉट बिकम अ नेक्सस। नाउ देयर इज अ नेक्सस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस क्लास इन इंडिया। इट इज बिकमिंग अ बिल्कुल परफेक्ट कॉकटेल इन इंडिया। तो इसलिए तो सिविल सर्विसेज नहीं बनाया गया था, इसलिए तो उनको आर्टिकल 311 का छाता नहीं दिया गया था कि आपके राइट्स को हम सेव करेंगे। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे तो ये कहानी हो रही है, जो सिविल सर्वेंट सिलेक्ट हो रहा है। आपको याद होगा कुणाल, जब किसान आंदोलन चल रहा था, देयर वाज अ वन ऑफिसर हु होल्डिंग द रैंक ऑफ एसडीएम, जिसने ये बात कही थी, अगर कोई भी किसान भागेगा तो उसका सर फोड़ देना है आपको। हाँ हाँ हाँ, आप समझिए बात तो कुणाल, क्या इस तरीके के ऑफिसर सिलेक्ट हो रहे हैं सिविल सर्विसेज के अंदर यार? आप सोच कर देखिए। जबकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये कौन से सिविल सर्वेंट्स हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस? इनकी हम्म, लायबिलिटी पब्लिक के प्रति है, इनकी लायबिलिटी रूल ऑफ लॉ है। बिल्कुल आप रूल ऑफ सोचिए, लॉ है। लेकिन रूल ऑफ लॉ तो नहीं हो रहा है, ये तो एक नहीं तरीके तो से अगर मोनार्क बन गए हैं। तो ये सारी अश्विनी, अगर इश्यूज हैं कुणाल।
अब अगर रूल ऑफ लॉ होता तो पतंजलि का जो आयुर्वेद है, इसके जो 14 प्रोडक्ट आज किए गए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया तब उसके 14-15 प्रोडक्ट हैं, और उसके बाद उनको बैन उत्तराखंड किया, सरकार जो है एक्शन में आई है। उसके बाद आई। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में रूल ऑफ लॉ से बड़े रामदेव थे, रूल ऑफ बिल्कुल। लॉ से बड़ा पतंजलि था। और अगर हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा नहीं चलाया होता तो हम यही आई ग्रिट लेकर के आंख में डालते रहते, कुणाल, क्योंकि एक दवा और आई मैं ग्रिट। मुद्दा चाहूंगा कि आप उठाएं, जो आज कोटा में एक और सुसाइड हो गया है कुणाल, एंड माय अच्छा। हार्ट रियली क्राइज फॉर दिस यार। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है कुणाल, कि आज एक हम्म और सुसाइड किया गया है कोटा में। एक स्टूडेंट है जो जेई नेट की तैयारी कर रहा था। आप सोच के हम्म। देखिए कुणाल, हमने एक तरीके से जो एग्जाम्स हमने बनाए ना, जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, ये एक तरीके से गला घोटू एग्जाम बन गए हैं बच्चों के। आप सोचिए कुणाल, न्यूज़पेपर, अब मैं चाहूंगा कि हमारी जुडिशरी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं इसको कॉग्निजेंस लें, इसका सुमोटो एक्शन लें कि क्या ये एग्जाम हम बच्चों की जिंदगी को तबाह नहीं कर रहे हैं यार। आप सोच के देखिए, जो 12th क्लास का सिलेबस है, कुरिकुलम है, उसको फ्रेम करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, किताबें बनाता है एनसीईआरटी, बट उनमें से सवाल तो आ नहीं रहे। सवाल ऐसे आते हैं कि जो टीचर्स पढ़ा ही नहीं रहे हैं स्कूल में, सब एकदम लेवल बहुत ऊपर का आता है। बहुत टफ बिल्कुल। एग्जाम पूछे जाते हैं जेई एडवांस के अंदर। वो कहते हैं, आईटी वाले कहते हैं हम अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करेंगे। बट क्या इस स्टैंडर्ड से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो स्कूल के अंदर? फिर वो नहीं बच्चा पढ़ क्या रहे। करता है, वो कोचिंग में जाता है। कुछ और कोचिंग में भी जा रहा है, स्कूल भी कर रहा है, पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, उस बच्चे की कमर टूट जाती है। हमने भारत में कुणाल, इसको मैं बोलूंगा सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ अवर चिल्ड्रन। ये सिस्टमैटिक बिल्कुल किलिंग सही। होनी चाहिए। हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हम अपने बच्चों हम्म की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और आप, हैरानी की बात यह, इतने टफ एग्जाम बनाने के बाद भी भारत का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया के टॉप, वर्ल्ड के टॉप 10 में भी नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए इनको यार। सही बात है। लेकिन कोई क्यूएस सवाल ही नहीं रैंकिंग में, पूछता इनसे। यूएस रैंकिंग में कोई भी टॉप 10 में नहीं है, बताइए कोई आप। टॉप में नहीं है यार। और ये झंडा लेके घूम रहे हैं कि हमने जेई का बहुत टफ पेपर बना दिया। आप सोचो, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं यार। एक सही बच्चा बात। सोचो जिसकी 17-18 साल की उम्र हो, बच्चा जाता है, उसके माता पिता पर क्या पीड़ा गुजर रही होगी, आप सोच कर देखो यार आप। और उस बिल्कुल बच्चे ने बिल्कुल। आज अपनी जान दे दी, किस लिए? क्योंकि वो एग्जाम में कहीं ना कहीं उसे लगता है मैं इस एग्जाम को पास नहीं कर पाऊंगा। क्या एजुकेशन गला घोटने की का मैकेनिज्म है? एजुकेशन का मतलब होता है एनलाइटमेंट ऑफ माइंड यार कुणाल। वो बिल्कुल बिल्कुल एनलाइटनमेंट सही। माइंड ऑफ माइंड हो ही नहीं रहा है यार कुणाल। दिस इज वेरी असल में कोई प्रपोर्शन पेनफुल ही न्यूज नहीं, कोई फॉर मी। प्रपोर्शन नहीं है सिलेबस में और एग्जाम में, कोई प्रपोर्शन नहीं है आपस में। जो आईआईटी की खासकर अगर हम लोग बात करें, मेडिकल वाला तो फिर भी ठीक है, आईआईटी वाले में स्थिति यह है कि जो 12th में पढ़ाया जा रहा है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, कहीं पर भी हो, और एनसीईआरटी जो किताबें बना रहा है उससे संबंध कुछ भी नहीं आता, दूर दूर तक नहीं आता, कुछ मिलता ही नहीं एग्जाम में। आप समझिए फिजिक्स ऐसी होती है कि कहीं मिलेगी ही नहीं, आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये हाल। और दूसरी हैरानी की बात कुणाल क्या होती है कि जो लोग एग्जाम पास कर जाते हैं, इस देश की पक्का पैराडॉक्स देखिए, वो कहते हैं हमने तो एग्जाम पास कर लिया और हम तो ऐसे नहीं थे यार, ये तो बहुत आसान हम्म। एग्जाम है। उनको दूसरी तरफ की, इसलिए कहते हैं कुणाल, एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली एम्पैथी इज समथिंग विच इज मिसिंग इन, स्पेशली इन द मिडिल क्लास यार। हम्म। एम्पैथी खत्म हो रही है हमारी। बिल्कुल सही बात, बहुत जरूरी मुद्दा आपने उठाया है। ये बात सारे पेरेंट्स को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और अपने बच्चों पर कभी दबाव नहीं डालना चाहिए। हम्म। ठीक, ये आपने ये कहा था अबाउट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, क्या हाँ, हम इस पर बात। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कुणाल, राइट राइट, इस पे आज बहुत चर्चा में चल रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कुणाल। तो हमको यार हम्म समझना पड़ेगा कुणाल कि ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर, कि आपकी 1%, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैक्सिमम बिलियनियर्स, मालूम आपको ये बात? इंडिया में मैक्सिमम बिलियनियर्स हैं। और इंडिया में स्लम्स भी हैं कुणाल। इंडिया में मैक्स एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी है। मैं अभी आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं अभी यहाँ गया हुआ था कुणाल, जलपाईगुड़ी की तरफ, जो नॉर्दर्न बंगाल एरिया है वेस्ट बंगाल का। वहां पे हम्म। कुणाल विमेन्स जो थी, उन्होंने एक छोटी सी साड़ी पहनी थी, देवर रैपिंग देयर बॉडीज लाइक दिस यार, कि देवर नॉट इवन हैविंग ब्लाउज टू वेयर। और जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं कुणाल, तो वो लकड़ी लेके वहां उसको मछली ढूंढती हैं, उसको ऐसे मारती हैं, उसको मछली को थोड़ा सा, वहां पे 2 रुपए किलो चावल आता है जो वो खाते हैं कुणाल। जब मैंने वो पॉवर्टी देखी, मैं क्या यार, ये क्या हो रहा है इस देश? एक तरफ आपको बैंगलोर की स्टोरीज बन रही हैं, सिलिकॉन वैली, नोएडा, गुरुग्राम, राइट, और एक तरफ ये भारत है।
कि जहां पे लोग 2 रुपए किलो का चावल खा रहे हैं, और हम कह रहे हैं इंडिया जीडीपी इज ग्रोइंग, we are defeating Australia. We have more GDP than the Australia or other developed countries across the world. क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है हम पर कैपिटा इनकम के बारे में सोच सकें। यूके से हम अपनी Exactly. तुलना कर रहे हैं कि हमने यूके को पीछे कर दिया। वहां 43,000 पाउंड जो है पर कैपिटा इनकम है, और भारत में कितनी है? मेरे भारत ख्याल में से शायद 15,000 के आसपास है, इफ आई एम राइट। ठीक है, तो हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब है इस मामले में। और कहीं ना कहीं कुणाल आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कुणाल। हाँ हाँ जब देश आजाद होता है कुणाल, आपको याद होगा, पहले हमारा एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी कुणाल। हाँ हाँ उस हाँ। राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश करना ही इस बात को बताता है कहीं ना कहीं सर, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में ये बात साफ लिखी हुई है। प्रियम्बल में ये बात क्लियर कट लिखी हुई है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड जस्टिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस कैसे होगा जब आपके पास इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, राइट? और इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी को लेटर ऑन हमने अबॉलिश किया, राइट? उसी श्रृंखला में कुणाल हमने जो है राइट, जो प्रिवी पर्सेस थे, प्रिवी पर्सेस को हमने अबॉलिश किया। इसी श्रृंखला के अंदर में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स किया, नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज हमने किया, ताकि एक सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ तो इकोनॉमिक इक्वलिटी क्रिएट करेंगे हम लोग यार। लेकिन हुआ क्या, ये 4 डेकेड्स तक हमने एक सोशलिज्म का, इंडिया ने सोशलिज्म को फॉलो किया। अब उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, डिबेटेबल इशू है। लेकिन लेटर ऑन जब 91 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, हम फ्री मार्केट इकोनॉमी में चले गए, हमने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए 1991 में। हमने एमआरटीपी, मोनोपोलीज रेगुलेशन एक्ट जो था, उसको हमने अबॉलिश कर दिया। हमने वेल्थ टैक्स अबॉलिश कर दिया, राइट और रॉन्ग। हमने एस्टेट टैक्स को अबॉलिश किया, राइट? हमने एमआरटीपी की जगह कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लेके आ गए। लेकिन बिल्कुल इसके भी तो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं आज फ्री मार्केट इकोनॉमी के। आज इस फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से कुणाल, इंडिया के अंदर मैक्सिमम इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, हो रही है। विच इज वेरी बिल्कुल डेंजरस फॉर द सोशल फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री। कि बिल्कुल एक तरफ एक आदमी वो महीने का 10 लाख रुपया कमा रहा है, और एक तरफ एक आदमी वो एक दिन का 200 रुपये भी नहीं कमा पा रहा है। बिल्कुल तो आप ये बैलेंस कैसे क्रिएट करोगे? नहीं कर गवर्नमेंट सकते। की और क्या क्या इंटरवेंशंस हैं कि जो इतना इम्बैलेंस, ये जो मैसिव डिफरेंस है बढ़ता जा रहा है, इस डिफरेंस को आप कैसे खत्म करोगे? गवर्नमेंट की क्या इसके ऊपर रोड मैप है? इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। कोई चर्चा नहीं है। मैं और अपना उल्टा एक ये मुद्दा फैक्ट, हमने कहीं और ही घुमा दिया, हमने मुद्दा घुमा दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया मुस्लिम कोटा, SC ST कोटा, OBC कोटा। ये हो रहा बिल्कुल मैं अपना फैक्ट सही कर लूं अश्विनी। है। मतलब जब हम कहते हैं कि हमने यूके को एज ए बिगेस्ट इकोनॉमी पीछे छोड़ दिया है, मतलब, और हम यूके से आगे निकल गए हैं, तो जो पर कैपिटा इनकम की बात है, तो यूके की जो पर कैपिटा इनकम है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ही हम दोनों कंपेयर करें तो लगभग $47,000 है, $47,000 पर कैपिटा इनकम, और भारत की लगभग $2,500 है। Oh my God. आप देखिए कि यूके को किसने पीछे छोड़ा है। मैंने और आपने पीछे नहीं छोड़ा। स्ट्रीट Right. वेंडर एक्ट के तहत जो लोग आते हैं उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। अंबानी, अडानी और चंद जो 20, 25, 50, 100 लोग हैं उन्होंने मिलकर पीछे छोड़ दिया। मुद्दा यह है कि हमारी डेमोक्रेसी में स्थान उनके लिए भी है, और लेकिन हमारे लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए थी। हमारे लिए कोई जगह नहीं बसती, Right, और वो Kunal, रिफ्लेक्ट right. हो रहा है। बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हैं, राइट? बट हम इसको बिल्कुल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को रिलीजियस कलर ना दें। ऑलरेडी भारत में रिली- रिलीजियस पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है कुणाल। आपने शायद ये खबर नहीं पढ़ी होगी अश्विनी, मैं आपको बताता हूं और लोगों को जानना चाहिए इस बारे में। भारत के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में एक बयान दिया, और आप ताज्जुब मानेंगे, वो बयान सुनकर के शर्म आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कायदा तो ये कहता है कि जब भारत आजाद हुआ उसके अगले दिन ही मंदिर निर्माण पर फैसला ले लेना चाहिए। अब आप सोचिए, तो कुणाल, इससे आपको ये अगले पता दिन। चलता है, हाँ उसका रीजन है, इससे आपको पता चलता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की प्राथमिकता क्या है। नहीं, It और ये defines भी the तो चीज, ideology. It defines the what are the important areas of the political party.
मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी को शिकायत अंबेडकर से होनी चाहिए थी, कांग्रेस से क्यों हो रही है? अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना था और संविधान ये कहता ही नहीं था कि सरकार की जिम्मेदारी है मंदिर बनाना, तो मंदिर कहां से बना देती सरकार? एग्जैक्टली, राइट राइट। तो शिकायत करिए आप उनसे, लेकिन अंबेडकर शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर अंबेडकर कुछ बोला तो दलित वोट बैंक परेशान हो जाएगा, नाराज हो जाएगा आपसे। जबकि असली दलित, बात यही है, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग का पूरा वोट बैंक चला जाएगा इनका। हाँ चला जाएगा। इसलिए हमारी संविधान सभा ने बहुत सोच समझ के, उसमें सिर्फ नेहरू और कांग्रेस नहीं थे, उन्होंने बहुत सोच समझ के तय किया कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, या किसी को तोड़ना है, या रिकंस्ट्रक्शन करना, कोई मतलब नहीं था। हमारी जिम्मेदारियां कुछ और थी, गरीबी थी, लाचारी थी, बेरोजगारी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं भारत के पास, हमको सब वो तैयार करना था। यूनिवर्सिटीज नहीं थी हमारे यहाँ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं थे। कुल 5 यूनिवर्सिटी थी हमारे पास। 5 यूनिवर्सिटीज थी। तो अब यही मैं आपको कहना चाहता हूं कुणाल, कि आपको देखना पड़ेगा किस पार्टी की प्राथमिकता क्या है, कौन इस देश को किस तरीके से चलाना चाहता है, ये हमें पब्लिक को समझना पड़ेगा। ये है। ठीक है, आज का डिस्कशन खत्म करते हैं अश्विनी। Thank you very much, Kunal, for inviting me again on your show. Right? Thank you very much. So nice of you. बाय। Bye.